हमारे देश में पॉलिटिकल घोटालों का सामने आना बड़ी ही आम सी बात हो गई है। आपको हर कुछ दिनों में ऐसी जो खबरें हैं वो सामने मिल ही जाती है। जैसे कि आप पहले हम लोग ने देखा है 2G स्कैम लीजिए, चॉपर स्कैम लीजिए, बोफर स्कैम लीजिए, ऐसे कई सारे स्कैम्स हम सब ने तो देखा भी है, सुना भी है। लेकिन ये जो स्कैम्स है ना, ये एक आम सी बात हो गई है अब तो। आप न्यूज़ चैनल खोल के देखिएगा तो आपको हर कुछ दिनों में कोई ना कोई स्कैम की खबर जो है वो चर्चे में दिखी जाएगी। कभी आपको दिखेगा कि ईडी ने आज इस नेता को अरेस्ट किया, इतने करोड़ रुपए उसके घर से बरामद हुए हैं, या फिर आज ईडी ने इस नेता को अरेस्ट किया है, या फिर इस नेता के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करी है, या फिर कोर्ट ने आज इस नेता को समन किया है। आपको ऐसे जो खबरें हैं बहुत ही जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। अभी हाल ही की बात ले लीजिए। हाल में अगर आप न्यूज़ चैनल खोलिएगा तो आपको कुछ केसेस जो सबसे ज़्यादा चर्चे में दिखेंगे वो है, सबसे पहला पात्राचौल केस, दूसरा है एसएससी स्कैम केस और तीसरा जो है नेशनल हेराल्ड केस। पात्राचौल जो केस है वो है महाराष्ट्र से, जहाँ पे संजय राउत इसमें बड़े आरोपी हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं एसएससी स्कैम की बात करूँ तो वो बंगाल से आ रही है इसकी खबर, जहाँ पर ईडी ने पार्थो चैटर्जी को अरेस्ट किया है। और नेशनल हेराल्ड केस की बात करूँ तो इसमें फ़िलहाल तो ईडी सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी दोनों से सवाल जवाब कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समन किया गया था, उनसे भी सवाल जवाब किया गया है। हमारे देश में ये जो मल्टी करोड़ के जब भी स्कैम बाहर आते हैं ना, उससे एक दुख होता है कि यार इस देश का जो आम जनता है वो हर दिन मेहनत करता है, एक पाई पाई जोड़ता है और उस पाई पाई में से टैक्स भरता है, और वो जो टैक्स भरता है ताकि देश का जो है डेवलपमेंट हो सके, देश का विकास होए। परंतु वो जो टैक्स है उसका जो पैसा है वो हमारे नेता खा जाते हैं। आप में से जो कई लोग हैं वो एसएससी स्कैम के बारे में तो जानते होंगे, जो कि बंगाल का मुद्दा है। बंगाल में पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को ईडी ने अरेस्ट किया, उन पे कई सारे आरोप वगैरह लगाए हैं। और एसएससी स्कैम जो 2018 का स्कैम है, अभी तो ईडी ने अरेस्ट वगैरह किया है इसके ऊपर। अब तो कोर्ट वगैरह की सुनवाई होगी, देखते हैं क्या आता है कोर्ट में। दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड केस में अगर देखा जाए तो अभी तो क्वेश्चनिंग चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, जिन्होंने कई सारे आरोप वगैरह तो लगाए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और एडवोकेट भी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और इसी आरोपों के ऊपर पूछताछ चल रही है ईडी का राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से। देखते इस मामले में भी क्या सामने आता है। ये तो बात होगी एसएससी स्कैम और नेशनल हेराल्ड केस के बारे में, जिसके ऊपर मैंने आपको अपडेट्स दे दिए। परंतु आप में से कई लोग जो है शायद नहीं जानते होंगे कि पात्राचौल केस के बारे में। तो आज इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पे। पात्राचौल केस के ऊपर मैं आऊँ उसके पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि ईडी ने संजय राउत को अरेस्ट किया। और संजय राउत कौन है? संजय राउत जो है वो है शिवसेना के एमपी हैं, राज्यसभा के एमपी हैं। पहले तो वो शिवसेना के प्रवक्ता थे, अब तो शिवसेना खैर दो गुट में बढ़ गई है, एक है शिंदे कैंप और दूसरा उद्धव कैंप। तो वो फिलहाल तो वो उद्धव कैंप में ही है। और पहले शिवसेना के प्रवक्ता थे और काफ़ी अपने बिगड़े बोल के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं संजय राउत तो। और साथ ही साथ शिवसेना का जो न्यूज़पेपर है सामना, उसके भी ये एडिटर रहे हैं। असल में तारीख थी 31 जुलाई की, रविवार का दिन था। ईडी ने सोचा कि क्यों ना आज सुबह का जो नाश्ता है और चाय है वो संजय राउत के घर पे किया जाए। संजय राउत के घर पहुंच गई ईडी, कुछ पैसे मिले जिसका हिसाब किताब देने में संजय राउत फेल हो गए। इसके बाद ईडी को कई सारे इलीगल दस्तावेज भी मिले और इसके बाद ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। 5 घंटे तक उनके घर पे छानबीन हुई थी और पूछताछ वगैरह भी की गई थी। लेकिन इसके बाद संजय राउत को अरेस्ट किया ईडी ने और इसके बाद उनको जे हॉस्पिटल में लेके गया था, जहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और वहाँ पर पता चलता है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। ये हमारे देश में बड़ी ही अजीब सी बात है कि जब भी कोई नेता को ईडी अरेस्ट करती है या फिर कोई भी एजेंसी अरेस्ट करती है तो इसके बाद उन नेताओं को जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो सामने आने लगता है। अभी जैसे संजय राउत का आया ना हार्ट का प्रॉब्लम, तो ऐसी जो बीमारियाँ वगैरह है वो सामने आने लग जाती है। इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया था संजय राउत को, जहाँ पर कोर्ट ने ये फैसला लिया कि ईडी के कस्टडी में भेज दिया जाए संजय राउत को। और अभी हाल ही में उनको 8 अगस्त तक संजय राउत को भेज दिया गया है ईडी के कस्टडी में। इसके बाद संजय राउत को ईडी के कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां पर ईडी इनसे कई सारे सवाल जवाब करेगी।
इसके पहले मैं ये बताऊं कि क्या-क्या आरोप लगाए ईडी ने, ज़रा मैं आपको बता दूं कि ईडी क्या है, क्योंकि कई लोग जो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ईडी और जो इनकम टैक्स का जो जॉब है वो सेम है। जी नहीं, इनकम टैक्स जो है सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसी को देखती है, परंतु ईडी जो है वो अलग जगह पे देखती है। ईडी बड़े बड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं, जो घोटाले वगैरह होते हैं, जो घोटाले वगैरह अभी सामने आ रहे हैं, मल्टी करोड़ जो घोटाले आते हैं, इसके जांच जो ईडी करती है। पैसे का हेरा फेरी लीजिए, चाहे फॉरेन फंडिंग का लीजिए, हेरा फेरी होना, जो पैसे का जो ये बड़े पैसों का जो हेरा फेरी होता है, इधर से उधर मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं, इसकी जो जांच है वो ईडी करती है। तो देखते हैं कि अभी आगे इस केस में क्या होता है, क्योंकि पात्रा चौल अगर घोटाले की अगर मैं बात करूं तो ये है 2008 का मामला है, बहुत ही पुराना मामला है। इसमें जो है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इसमें एक अग्रीमेंट साइन किया गया था कि जो 672 जो टेनेंट्स हैं उनको, जो पात्रा चौल में रह रहे हैं, उनको मुंबई के एक सब अर्बन जगह यानी कि गोरेगांव में नए घर वगैरह दिए जाएंगे, डेवलप, ऐसा ही अग्रीमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर ईडी ने आरोप लगाया है, आरोप ये लगाया है संजय राउत पे कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत और उनके जो दूसरे डायरेक्टर्स थे जीएसी के, उन्होंने 2008 से लेके अभी तक एक भी घर नहीं बनाया, और जो 672 जो लोग हैं अभी भी डिस्प्लेस्ड है, यानी कि उनको अभी तक अपना घर नहीं मिला है। तो ये बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, ईडी का ये भी कहना है कि ये जो स्कैम है वो करीब करीब 1029.79 करोड़ का ये बहुत बड़ा घोटाला है। ईडी ने संजय राउत पे कई गंभीर आरोप लगाए, उनमें से एक ये है कि पूछताछ के लिए 3 बार समन किया गया था संजय राउत को, लेकिन उसमें से एक बार भी पेश नहीं हुए संजय राउत। इसके बाद सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है संजय राउत पे, और ये भी कहा जाता है कि संजय राउत के परिवार को करीब करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपयों का फ़ायदा पहुंचाया गया है। और इतना ही नहीं, राउत के पास कई सारे दस्तावेज मिले जो इलीगल है, कैश भी मिला जो भी इसका हिसाब किताब नहीं है संजय राउत के पास। तो ऐसे ही कई सारे जो आरोप है वो ईडी ने लगाया है संजय राउत के ऊपर। अब देखने लायक बात होगा कि क्या होता है इस केस में। और सिर्फ इसी केस में नहीं, देश की जो निगाहें हैं वो पार्थो चटर्जी की केस के ऊपर भी टिकी रहेंगी, और साथ ही साथ नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर भी, क्योंकि ये तीनों अभी के हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। देखते हैं अदालत का क्या फैसला आता है इन सब मामलों में। और इसी बीच आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये जो घोटाले ये होते कैसे हैं। असल में जो सरकार है वो बोलती है कि हम लोग ये जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च करेंगे, इसके लिए हम लोग इतना पैसा लगाते हैं, या फिर कोई डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करती है, उसमें इतना पैसा लगाती है, तो वही जो पैसा है वो सरकार जो है खा जाती है, या तो सरकार खा लेती है, या फिर उनकी जो मंत्री हैं या फिर उसकी जो पार्टी के जो लोग हैं वो लोग खा लेते हैं। और ऐसे ही देश में जो है स्कैम्स वगैरह होते हैं। इन स्कैम्स को रोकने के लिए हमारे देश के आज़ादी से लेके आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बड़ी दुख की बात है कि आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश 75 वर्ष की आज़ादी का जश्न मनाता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इतने बड़े बड़े स्कैम कर जाते हैं जिससे देश को कई सारा नुकसान होता है। क्योंकि आप ही ज़रा सोच के देखिए, जो हज़ारों करोड़ के जो हमारे नेता जो हैं ये जो स्कैम करते हैं, अगर यही पैसा हमारे देश के डेवलपमेंट में लगा होता तो आज हमारा देश इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड दिखता। इन स्कैम्स को रोकने का जो तरीका है वो बस यही है कि आपको और मेरे को जागना होगा। जब हम लोग जिस नेता को वोट दे रहे हैं, हम लोगों को ये देखना होगा कि हम लोग क्या एक सही नेता को वोट दे रहे हैं, क्या उस सही एमपी या सही एमएलए को वोट दे रहे हैं, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें सरकार के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि सरकार जो है ऐसे कानून लाए जिसके तहत हमारे देश में जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, जो सही आंकड़े हैं वो रिवील करें। क्योंकि देखिए, कानून तो पहले से है कि जब आप इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल करते हैं अपना, तब आपको अपना हर चीज़ रिवील करना पड़ता है, परंतु हर नेता अपना सही चीज़ रिवील नहीं करता है। तो इसका जो प्रावधान है सरकार को करना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हमें भी इस कार्य में जुड़ना पड़ेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी मैं आप जनता का ओपिनियन जानना चाहूँगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है हमारे देश में जो अभी स्कैम्स के जो मामले सामने आए हैं उनके ऊपर।
और साथ ही साथ हमारे देश में जो स्कैम वगैरह इसको रोकने का क्या प्रावधान हो सकता है आपके हिसाब से, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। तब तक के लिए इट्स मी शेह साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।